ओके, अब हाइपरग्लाइसीमिया के इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद जो सेकंड हमारे पास डिसऑर्डर है लिंक्ड विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन प्लाज्मा सैंपल। ओके, अब नॉर्मल कंसंट्रेशन तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हाइपरग्लाइसीमिया को डिस्कस करते हुए ये चीज़ बार बार डिस्कस की है कि आपके पास नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ग्लूकोज की है प्लाज्मा सैंपल्स के अंदर इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मिलीमीटर पर लीटर, वो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है। इट मीन्स कि अगर कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होगी तो वो कंडीशन आपके पास हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, और अगर कंसंट्रेशन इससे लो होगी तो वो कंडीशन आपके पास हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। अब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में कंसंट्रेशन डिफर करने से, कंसंट्रेशन के कम होने से आपके पास मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो इस कंडीशन के साथ कि समटाइम्स आपके पास ये जो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी इसमें किसी भी किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो आप नोटिस ही नहीं कर पाते। ठीक है, सो किस कंसंट्रेशन के ऊपर, कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर आपको कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ये आप इस चार्ट से इसको कंपेयर कर सकते हो। सो नॉर्मली आपके पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 5.6 मिलीमोल पर लीटर है, जो कि फ्लक्चुएट करती रहती है बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन मील्स। लाइक अगर आप लोगों ने जो है वो फास्टिंग कंडीशन में हो या आपने फूड को इनटेक नहीं किया तो डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगी। वो 4 मिलीमोल पर लीटर भी हो सकती है, ठीक है, और 3.5 मिलीमोल पर लीटर भी हो सकती है। यानी इतनी रेंज में अगर आपके पास ग्रेटर देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर है तो इस केस में किसी किस्म के सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे बिकॉज ये नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ द गैप्स बिटवीन मील्स ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन इससे भी कम होना शुरू हो जाती है। लाइक 3.5 से लेके 2.5 मिलीमोल पर लीटर तक की जब कंसंट्रेशन आपकी प्लाज्मा सैंपल के अंदर होगी तो उस केस में ये कुछ रिस्पॉन्स शो करना शुरू करती है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक जब कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 2.5 मिलीमोल पर लीटर है, यानी 3.5 से लेके 2.6 या 2.5 की रेंज में जब कंसंट्रेशन होगी तो बॉडी किसी तरह से ग्लूकोज को मैनेज करने की कोशिश करती है। ठीक है, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में क्या आता है कि ब्रेन उन हार्मोन्स को रिलीज करता है, उन स्ट्रेस हार्मोन्स को या उन कैटिकोल अमाइंस को रिलीज करता है। इनको कैटिकोल अमाइंस क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, कैटिकोल अमाइंस आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिसमें आपके पास एपिनेफ्रीन आता है, नॉर एपिनेफ्रीन आता है। यानी इन हार्मोन्स को रिलीज करके ब्रेन एक तरह का मैसेज कन्वे कर रहा होता है बॉडी को कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है, तो उसे किसी तरह से मैनेज करने की ज़रूरत है। सो एक रिस्पॉन्स क्या होता है इस ग्लूकागोन का, जैसे ही ग्लूकागोन रिलीज होता है या कैटिकोलामाइंस रिलीज होते हैं, किस कंडीशन में रिलीज होंगे? लो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये कैटिकोल अमाइंस जो हैं ये प्लाज्मा के थ्रू आपके डिफरेंट सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे लिवर सेल्स पे गए और लिवर सेल्स को जाके इन्फॉर्म करते हैं कि जो ग्लाइकोजन स्टोर है अब उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लिवर सेल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज को प्लाज्मा में रिलीज करके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन करते हैं। यानी ये एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है। ग्लूकागोन रिलीज हुआ, उसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को जहां से वो मैनेज कर सकता था लिवर से उसने मैनेज करवाया और उसके बाद ये कंसंट्रेशन वापस नॉर्मलाइज हो गई।
इसी तरह से आपके कैटेकोलामाइंस जिसमें एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन आते हैं वो भी ग्लूकोज को किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर ग्लाइकोजन अवेलेबल नहीं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, लिवर के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। यानी ये वाले हार्मोन्स हमेशा इनिशियली रिलीज होंगे और ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये पहला रिस्पॉन्स है जो कि आपकी बॉडी ऑब्जर्व करेगी, फेस करेगी इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस। अब सेकेंड रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन इवन 2.5 मिली मोल पर लीटर से भी कम हो जाती है, यानी 2.5 से 2 की रेंज में है, उस केस में आपकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करना शुरू करती है, कुछ सिम्टम्स अब शो करना शुरू करती है, जिसमें से पहला रिस्पॉन्स क्या है, कुग्नेटिव डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, कुग्नेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि अब आपका ब्रेन जो कि नॉर्मली किसी चीज़ को रीड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए गैप लेके आते हो अपने मील्स में, तो उस ड्यूरेशन में आप जो है वो थोड़ा सा लो फील करते हो। ठीक है, आप लोग समटाइम्स ऐसे होता है, कोई कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे होते, कुछ पढ़ नहीं पा रहे होते, उसकी मेन जो रीज़न है वो ये है कि इस केस में आपका जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है उसके कम होने की वजह से सबसे पहला जो ऑर्गन इफेक्ट होगा वो ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन सेल्स ग्लूकोज के अलावा किसी और फ्यूल को यूज़ नहीं कर सकते, फैट्स को यूज़ नहीं कर सकते, प्रोटीन्स को यूज़ नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज उनकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करेगी। ठीक है, सो जब कंसंट्रेशन 2.5 से लेकर 2 की रेंज में होगी, सो इस केस में आप कोग्निटिव डिस्टर्बेंसेस को ऑब्जर्व करोगे, यानी आपकी जो समझने की, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटीज़ हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाए। अगर आप इस केस में नोटिस करते हुए, इन सिम्टम्स को नोटिस करते हुए ग्लूकोज का इंटेक नहीं करते और ग्लूकोज कंसंट्रेशन मज़ीद ड्रॉप हो जाती है, लाइक 2 से 1 मिली मोल पर लीटर तक की रेंज में है, सो इस केस में अब क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, आपका जो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम है ये बिल्कुल ईसीजी की तरह, ये जो ईईजी चेंजेस हैं, जैसे ईसीजी आपकी कार्डियक जो आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसी तरह से इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आपकी ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनके पैटर्न को ये नोटिस करता है, उनको एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करता है। ठीक है, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसकी सिग्नल ट्रांसमिशन, इसी तरह से जो नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है, वो सारे के सारे पैटर्न्स को ये नोट करेगा और उसको कंपेयर करेगा। हेल्दी पर्सन से आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर, बिकॉज ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, सो डेफिनेटली उनका वो जो सिग्नल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो भी इफेक्ट होगा और आपके पास जो ईईजी पैटर्न है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, एक नॉर्मल पर्सन जैसा वो नहीं रहेगा। और अगर कंसंट्रेशन मजीद ड्रॉप हो जाती है तो अल्टीमेटली ये कोमा इंड्यूस करवाएगा। सो ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर, डिफरेंट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आप ऑब्जर्व करोगे इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। सो अब हम ये देखते हैं, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या है और उससे क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसको तो हम लोगों ने इन डिटेल देख लिया है, बट अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो हाइपोग्लाइसीमिया यहाँ पे इस कंडीशन में प्रोड्यूस हुआ है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और किन रीजन की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम कैसे डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। सो हाइपोग्लाइसीमिया की आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पहली कंडीशन है फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अब फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया भी डिफरेंट कंडीशंस की वजह से हो सकता है, लाइक इस केस में एक रीजन आपके पास है ट्यूमर इन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। अगर आपकी जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, इन दोनों कंडीशंस को आप जो है वो रिलेट भी कर सकते हो।
इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो बीटा सेल्स हैं, अगर वो ट्यूमरस हैं, लाइक उनमें ट्यूमर फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली उन सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। पहले अगर 2 से 3 सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं, तो आप सपोज करें कि नंबर इंक्रीज होने के बाद जितने सेल्स बनेंगे वो सारे सेल्स मिलकर इंसुलिन की प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस केस में हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज होगी, किसमें, प्लाज्मा। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसका एंड इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप सपोज करें कि आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है, 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज प्रेजेंट है, बट बिकॉज ऑफ द ट्यूमर इन पेंक्रियाज आपकी ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। सो डेफिनेटली अगर इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, तो ये इस ग्लूकोज को फोर्स करेगी कि ये सेल्स के अंदर जाके क्या चीज प्रोड्यूस करे, एटीपी प्रोड्यूस करे। इन दी प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन सेल ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करेंगे, और ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करने का एंड इफेक्ट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बिकॉज ये वो नॉर्मल कंसेंट्रेशन थी जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट थी, और हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो कि अबनॉर्मल है, कैंसर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, उस हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन ने जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज को सेल के अंदर जो है वो उसका अपटेक करवाया है, और उसके रिस्पॉन्स में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन प्रोड्यूस हुई है। तो हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन या इंसुलिनोमा जो है, ये अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसीमिया को प्रोड्यूस करवा सकती है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन आपके पास यहाँ पे हो सकती है, मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी में क्या होता है, आपको ये चीज पता है कि जितने भी आपके ग्रोइंग सेल्स हैं, ये ग्रोइंग सेल्स नॉर्मली क्या करते हैं, इनको एनर्जी की जरूरत होती है, यानी जरूरत से ज्यादा ये ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। बिकॉज एक सेल ने जब रिप्रोड्यूस करना है, उसने अपनी मेम्ब्रेन्स बनानी है, ऑर्गेनेलिज बनानी है, तो डेफिनेटली इन एनाबोलिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी उसने कहाँ से लेनी है, ग्लूकोज से। सो जितने आपके जो सेल्स हैं जो कि एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, उन सेल्स के अंदर एक कॉमन फीचर क्या है कि वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप अगर देखें कि एक सेल है, उसने अगर डिवाइड करना है, ये आपके पास नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज है। ठीक है, ये आपके पास सेल ए है जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगी, और दूसरी तरफ सेल बी है जिसने डिवाइड करना है, एक्टिवली डिवाइड करना है, और अपना नंबर इंक्रीज करना है। हो सकता है यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो रप्चर की वजह से या इंजरी की वजह से सेल ने डिवाइड करके अपने आप को डुप्लीकेट करना है। सो अब जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा, डेफिनेटली उसकी एनर्जी नीड्स दूसरे सेल के मुकाबले में कम होगी। सपोज ये 1 या 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपटेक करता है और उससे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर लेता है। बट दूसरी तरफ एक ऐसा सेल जिसने डिवाइड करना है, जिसने रिप्रोड्यूस करना है, उस सेल को डेफिनेटली उसी हिसाब से एनर्जी की भी जरूरत होगी। सो इसने अपनी जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए इट सेल्फ कुछ अपने न्यूक्लियस के अंदर कुछ खास किस्म की जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि प्लाज्मा में रिलीज करेगा। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर्स। इनको नॉर्मली कहा जाता है दीज आर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, यानी ये इंसुलिन की तरह वर्क करते हैं। उसी तरह से जैसे इंसुलिन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी प्रेजेंस में सेल्स ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, उसी तरह से ये ग्रोथ फैक्टर जब रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर सेल दूसरे सेल के मुकाबले में ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करेगा, और उस ज्यादा ग्लूकोज को क्या करेगा, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए यूज करेगा। ठीक है, सो मेलिग्नेंसी कंडीशंस में आपके जो ट्यूमर सेल्स हैं, इन ट्यूमर सेल्स की आपने कुछ फीचर्स पढ़े होंगे कि एक तो ये कि इनमें जो सेल साइकिल है वो कंट्रोल नहीं होता, और इसका एक सबसे कॉमन फीचर ये भी है कि जो आपके मेलिग्नेंट या कैंसर सेल्स होते हैं, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन लाइक
ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से आपके ये जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक करना शुरू कर देते हैं, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज ये अपटेक करेंगे उसकी वजह से प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. सो इफ देयर इज अ मैलिग्नेंट कंडीशन इन बॉडी, सो मैलिग्नेंसी की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, और जितने ज्यादा ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज सेल्स अपटेक करेंगे, और प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. सो एक रीजन आपके पास ये भी हो सकती है यहाँ पे, जो कि क्या है, मैलिग्नेंसी कंडीशन, इंसुलिनोमा, और सिमिलरली मैलिग्नेंसी. यानी अगर पैंक्रियाज के अलावा किसी दूसरे सेल में भी ट्यूमर की कंडीशन है, मैलिग्नेंट कंडीशन है, तो डेफिनेटली वो कंडीशन भी हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करवा सकती है. देन हेपेटिक एंड रिनल डिजीजेस, जैसे आप यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि लिवर के पास जाते हैं, और लिवर से जाके ग्लाइकोजन की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवा के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. इसी तरह से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं. बट अगर लिवर में किसी किस्म की कोई डिजीज है, इसी तरह से किडनी सेल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोजन तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो आपके किडनी के सेल्स हैं ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके लिवर या किडनी में किसी किस्म की डिजीज है, तो ये जो इनिशियली ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे थे ये दोनों आप लोग के जो ऑर्गन्स हैं, अब वो ये काम करना छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो डेवलप होगा. बिकॉज आपने स्टार्टिंग में देखा था जब मैं ये चार्ट बता रही थी कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू होता है, तो ये हार्मोन फौरी तौर पर रिलीज होके लिवर और किडनी की हेल्प से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को वापस नॉर्मल कर ले. बट अगर लिवर और किडनी में किसी किस्म की डिजीज है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप ही रहेगी. ठीक है, तो लिवर और किडनी डिजीज के रिस्पॉन्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकती है. एंड फाइनल जो कंडीशन है, दिस इज एडिसन्स डिजीज. एडिसन्स डिजीज बच्चों आपके पास एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके जो एड्रिनल ग्लैंड वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते. और ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने कैटिकोल अमाइंस बताए थे ना, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, डोपामीन, ये एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं. सो अगर ब्रेन एड्रिनल ग्लैंड्स को डिक्टेट कर रहा है कि इन हार्मोन्स को रिलीज करो, और ये हार्मोन्स जाके आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल पैटर्न है. तो सपोज अगर एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये जो इनिशियली जैसे अभी मैंने मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बताई थी कि इनके रिलीज होने की वजह से आपकी जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो सकती है. तो अगर ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आगे वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी नहीं होंगे, और आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ड्रॉप ही रहेगी. ठीक है, सो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन एडिसन्स डिजीज या फिर एड्रिनल इनसुफिशियंसी की वजह से भी डेवलप हो सकती है. क्लियर हो गया ये पॉइंट? सो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर एक फास्टिंग इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करवाती है. यानी इटसेल्फ जो आपके ट्यूमर सेल्स हैं वो खुद तो ग्लूकोज को ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, लेकिन बाकी सेल्स के लिए ग्लूकोज की क्वांटिटी कम रह जाती है. इट मीन्स के बाकी सेल्स को फास्टिंग कंडीशन फेस करनी पड़ती है. इसलिए इन सब सिम्टम्स की वजह से जो होने वाला आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, जिसमें आपके कुछ सेल्स ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करेंगे, बाकी सेल्स के लिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम रह जाएगी, या फिर कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन ना होने की वजह से आपके सेल्स को फास्टिंग इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ेगा. सो दिस इज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया.
सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ये अगेन आप देख सकते हैं उसी चीज को हाईलाइट किया गया है जैसे मैंने अभी एडिसन डिजीज के बारे में बताया ना, कि आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पास किडनी है और उसके ऊपर ये येलो कलर में एड्रिनल ग्लैंड दिखाया गया है जो कि नॉर्मली ग्लूकोज और मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले जितने हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल आ जाता है जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाता है, और इसी तरह से आपके पास जो है वो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, यानी ये आपके हार्मोन्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो जाती है, ड्रॉप होना शुरू हो जाती है अगर एडिसन्स डिजीज है। ओके, सेकंड टाइप ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया जो है दिस इज रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, और रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की तीन डिफरेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ये किन कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है? लाइक पहली कंडीशन आपके पास है इंसुलिन इंड्यूस। जैसे इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके कुछ सेल्स के अंदर, सॉरी, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं आपके बीटा सेल्स, उनके अंदर कोई ट्यूमर कंडीशन है और उस ट्यूमर कंडीशन की वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। सो इस केस में भी ये उससे मिलती जुलती एक स्ट्रेटजी है जिसमें इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये कंसंट्रेशन आपके पास एक्सोजीनियस भी हो सकती है और एंडोजीनियस भी हो सकती है। यानी अगर किसी सोर्सेज से, चाहे डायबिटिक पर्सन है और उसने इंसुलिन इंजेक्ट करनी थी, उसने ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन का इंटेक कर लिया, एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन को इंजेक्ट कर लिया है, तो इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा इंसुलिन होगी वो जल्दी से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ऐड करवा के आपकी प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन अगर एक्सोजीनियसली आप ऐड कर रहे हो तो वो भी हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगी, और अगर किसी वजह से आपकी बॉडी के सेल्स उसको हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो ही इंसुलिन को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एंडोजीनियस इंसुलिन कंसंट्रेशन हाई है, तो तब भी हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन होगी। अब इस एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस इंसुलिन को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यानी आपने अगर ये चीज़ चेक करनी है कि पर्सन हाइपोग्लाइसीमिक है और वो हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इंसुलिन की वजह से है, वो इंसुलिन एक्सोजीनियस है या एंडोजीनियस इंसुलिन है, इसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक जो इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, वो इंसुलिन हमेशा प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये चीज़ तो सबको पता है ना कि इंसुलिन में आपके पास जो है वो टू चेन्स प्रेजेंट होती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा चेन। नॉर्मली जब आपके पास बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों चेन्स, जो कि एक रेड कलर में हाईलाइट की गई है चेन ए, और दूसरी है आपके पास चेन बी जो कि ग्रीन कलर में, और इनके दरमियान एक ब्लू कलर का फ्रेगमेंट है जो कि एक सिंपल पेप्टाइड है जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली क्या कहते हो, सी पेप्टाइड। तो जब बीटा सेल ने इंसुलिन को रिलीज किया तो ये इंसुलिन प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में थी, विच मीन कि इसमें अल्फा और बीटा चेन आपस में सी पेप्टाइड के थ्रू लिंक्ड हैं, ज्वाइंट हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपकी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो बनाती है। लाइक आपकी जो चेन ए है उसमें प्रेजेंट सल्फर चेन बी में प्रेजेंट सल्फर के साथ, ऑब्वियसली ये सल्फर कहाँ से आया होगा, अमाइनो एसिड सिस्टीन की वजह से, ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड सिस्टीन था जिसकी साइड चेन में थायोल ग्रुप है, इधर भी अमाइनो एसिड सिस्टीन था, तो ये दोनों सिस्टीन आपस में मिलके ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, सो दीज टू आर दी इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं, कि चेन ए के अंदर यहाँ पे जो एक सिस्टीन है
वो एडजेसेंट सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एक इंट्रा चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल प्री प्रो इंसुलिन जो है वो आफ्टर इंक्यूबेशन या आफ्टर जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन जब रिलीज होने लगेगी, ये अल्टीमेटली क्या करेगी, प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होगी, जिसमें आपकी ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, चेन ए और चेन बी, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगी। एंड द मोमेंट जब ये दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी, अब ये सी पेप्टाइड यहाँ से डीटैच हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बिकॉज इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या था, इसने इन दोनों चेन्स को तब तक होल्ड करके रखना था जब तक ये आपस में एसोसिएशन डेवलप नहीं कर। ठीक है, सो जैसे ही इनके दरमियान ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनेंगे, आपके पास ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो, सी पेप्टाइड अब यहाँ से अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। और ये जो इंसुलिन है आपके पास, दिस इज एक्टिव इंसुलिन, जो कि क्या कर सकती है, अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। प्रीवियसली जो इंसुलिन थी वो क्या थी, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। सो नॉर्मली अगर आपने ये चेक करना है कि आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन ज्यादा बना रहे हैं या इंसुलिन बाहर से ज्यादा इंजेक्ट हो रही है, इसको डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या है कि आप बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन को नोट करो। बिकॉज अगर आपके बीटा सेल्स सपोज इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उस एक मॉलिक्यूल के साथ एक सी पेप्टाइड बनेगा। अगर इंसुलिन के दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है दो सी पेप्टाइड्स भी बनेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन इक्विमोलर है टू दी कंसंट्रेशन ऑफ एंडोजीनियस इंसुलिन। जितनी इंसुलिन आपके बीटा सेल्स बना रहे हैं उतनी ही अमाउंट में वो सी पेप्टाइड भी बना रहे हैं। सो सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन अगर आपके पास ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपके अपने जो बीटा सेल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना रहे हैं, एंडोजीनियस इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा। बट अगर सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है और ओवरऑल इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बीटा सेल्स तो नॉर्मल अमाउंट में बना रहे हैं, ये जो एक्सोजीनियस इंसुलिन जो है इंजेक्ट की जा रही है, ये एक्सोजीनियस इंसुलिन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो इन दोनों जो सोर्सेज हैं एंडोजीनियस एक्सोजीनियस, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए सी पेप्टाइड को नॉर्मली कंपेयर किया जाता है, सी पेप्टाइड चेक किया जाता है। सेकेंड जो स्ट्रेटेजी है आपके पास, वो स्ट्रेटेजी है ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। समटाइम्स कुछ ऐसी ड्रग्स यूज की जाती हैं जो कि ग्लूकोज का ज्यादा अपटेक करवाती हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, या फिर ये क्या करती हैं कि ग्लूकोज को सिक्रीट करवाना शुरू कर देती हैं इनटू दी यूरिन, यानी किसी ना किसी तरह से ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है एक एग्जांपल आ जाती है सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स डेरिवेटिव, यानी जितनी भी आपके पास सल्फोनाइल यूरिएट्स हैं, ये किसी भी फॉर्म में आपके पास ये ड्रग्स अवेलेबल हों, तो ये नॉर्मली क्या करती हैं, ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, अब इनका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैंने इस केस में बताया कि ये वाली जो आपके पास ड्रग्स हैं ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करवाती हैं सेल्स को फोर्स करके कि वो ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करें। बट देयर आर सम ड्रग्स, कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि अल्टीमेटली ग्लूकागोन वगैरह के इफेक्ट को या उनके रिस्पॉन्स को जो है वो ब्लॉक करती हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। तो समटाइम्स कुछ ड्रग्स के रिस्पॉन्स में भी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन ये टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, जब तक आप उस ड्रग को यूज करते रहोगे, आपको जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो मील लेना पड़ता है, आपको जो है वो फूड का इंटेक करना पड़ता है ताकि आप हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। ठीक है, और जैसे ही आप उस ड्रग को जो है वो यूज करना छोड़ते हो, तो वो जो हाइपोग्लाइसीमिया उस ड्रग की वजह से इंड्यूस हो रहा था वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। ये सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन है आपके पास डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें आप अपने जो स्टमक है उसको ज्यादा टाइम के लिए एम्प्टी रखते हो। ठीक है, सपोज आपने एक मील लिया, सपोज सुबह 8 बजे लिया, उसके बाद आप जो है वो रात को 9-10 बजे खाना खा रहे हो। इसको आपने 2 से 3 दिन इस पैटर्न को अगर फॉलो किया है तो आपकी जो स्टमक है वो ज्यादा टाइम के लिए एम्प्टी रह रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी एक टाइम का मील जो है वो स्किप करते हो तो उसके बाद आप चाहे कम खाने की कोशिश करो, लेकिन आप जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हो। तो ये एक्चुअली कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है, बिकॉज इस केस में आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि ज़्यादा अपटेक करते हैं ग्लूकोज, बिकॉज सेल्स ने स्टारवेशन को फेस किया है और सेल्स को ये पता है कि अब जो फूड मिल रही है इसे गनीमत समझो, उसके बाद काफ़ी टाइम के लिए स्टमक एम्प्टी रहने वाला है। ठीक है, सो डंपिंग सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपनी मील्स के दरमियान जो गैप है उसको इंक्रीज कर देते हो। सो इस गैप की बजाय अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंटेक करो, यानी खाना आप रेगुलरली खाओ, तीनों टाइम खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ, ताकि डंपिंग सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो डेवलप ना हो। अगर आप पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दोगे, यानी एक 10 से 12 घंटे का गैप ले आओगे, तो उसके बाद जब आप आफ्टर 10 to 12 आवर्स जो है वो कोई फूड को इनटेक करोगे तो डेफिनेटली उस टाइम में आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो चुके हैं जो कि आपके सेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज इनटेक करने में हेल्प आउट करें। तो उन पेशेंट्स जी के अंदर, उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो कि अपने मील्स में ज़्यादा गैप रखते हैं, जब वो फूड का इंटेक करेंगे, फूड के बाद इंटेक करने के बाद ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होगी और ये फौरी तौर पे ड्रॉप भी हो जाएगी, बिकॉज जिन सेल्स ने उन 8 to 12 आवर्स या 10 to 12 आवर्स जो है वो ग्लूकोज का इंटेक नहीं किया, वो ज़्यादा ग्लूकोज को इंटेक करेंगे और फौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी प्लाज्मा के अंदर, कम हो जाएगी। तो इस डंपिंग सिंड्रोम की वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है। इसी तरह से डायबिटीज की वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन इंट्रोड्यूस हो सकती है। डायबिटीज की वजह सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोग्लाइसीमिया के डायग्नोसिस का ये एक चार्ट स्टडी किया था जिसमें हमने ये कहा था कि इन केस ऑफ हाई इंसुलिन कंसंट्रेशन, जब आपके कुछ सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो हैं वो हाई अमाउंट के अंदर इंसुलिन को बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू सम ट्यूमर, या फिर आपके कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, आपके बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, प्रिवेल करने लग जाती है। यानी जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा ऑब्वियसली उतना ज़्यादा वो फोर्स करेगा सेल्स को कि वो प्लाज्मा में से, ब्लड वेसल्स में से ग्लूकोज को अपटेक करें, और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो प्लाज्मा या ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया जो इस टाइम किसी पेशेंट के अंदर है, क्या ये हाई इंसुलिन कंसंट्रेशन की वजह से या इसकी रीज़न कोई और है, इंसुलिन इसका जो मेन फैक्टर है वो नहीं है। सो इस केस में आपने ये देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली थ्रू सिम्टम्स, थ्रू जो है ना वो पर्सन की जो भी वो रिपोर्ट करता है अपने बारे में, जो वो फील कर रहा है, उन सिम्टम्स को देखते हुए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले उसका एक प्रिपेयर करते हो, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, उस रिपोर्ट के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो इन सिम्टम्स को देखते हुए एड्रेस किया जाता है, दिस इज एनालिसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। यानी अगर सिम्टम से आपको डाउट है कि पर्सन हाइपोग्लाइसेमिक है तो ऑब्वियसली पहले ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखी जाएगी। अगर तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल है, इट मीन्स कि इस केस में हाइपोग्लाइसीमिया वाला डायग्नोसिस मजीद आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस केस में ये सिम्टम्स किसी दूसरी डिजीज़ को पिन पॉइंट कर रही हैं, तो आपका रूट ही चेंज हो जाएगा डायग्नोसिस का। बट इन केस सिम्टम्स के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी कम होती है, तो आपको यहाँ पे जो है वो ये रीज़न तो क्लियर होगी कि यस पर्सन इज हाइपोग्लाइसेमिक, बट अब आपने उसकी रीज़न आइडेंटिफाई करनी है। आपने अपने ये जो लिटरेचर का पीछे से थोड़ा सा आपने रिव्यू किया है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाइपोग्लाइसीमिया की मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एंड समटाइम्स हाई इंसुलिन कंसंट्रेशन ये भी हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है।
सो क्या ये हाई इंसुलिन कंसंट्रेशन इसके पीछे रीजन है, या फिर इंसुलिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है? सो ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप इंसुलिन कंसंट्रेशन को देखोगे, उसकी भी दो ऑप्शंस है। एक सीन ये है जब इंसुलिन कंसंट्रेशन इज नॉर्मल, सो इट मीन्स के उस केस में आप इंसुलिन के अलावा जो बाकी रीजंस हैं, इंसुलिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है बट इंसुलिन के अलावा जो बाकी रीजंस हैं विच आर एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, उनको जाके देखोगे क्या उनमें से कोई केस जो है वो तो नहीं यहाँ पे चल रहा। सो अब क्या होगा कि इस केस में अगर हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन रीजन की वजह से है तो यस आप इसको मजीद आगे लेके चलते हो। अब इंसुलिन आपके पास दो सोर्सेज से हो सकती है, यानी अगर पर्सन के अंदर डायबिटीज़ है तो उस केस में वो एक्सोजीनियस इंसुलिन भी बना रहा है, और समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी एंडोजीनियस इंसुलिन प्रोडक्शन भी नॉर्मल होती है, सॉरी एंडोजीनियस इंसुलिन प्रोडक्शन भी अब नॉर्मल है। यानी दो सोर्सेज हैं जहाँ से कोई पर्सन इंसुलिन क्या करता है, उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। सो एंडोजीनियस इंसुलिन को एक्सोजीनियस इंसुलिन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक पेप्टाइड है विच इज सी पेप्टाइड। सो इट मीन्स कि अब आपने ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हाई इंसुलिन है ये बॉडी खुद बना रही है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से इंजेक्ट हो रही है। तो उसके लिए आप सी पेप्टाइड का एनालिसिस करोगे, जितना ज़्यादा सी पेप्टाइड होगा इट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर एंडोजीनियस इंसुलिन की प्रोडक्शन है। सो अगर सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इट मीन्स कि एंडोजीनियसली आपके जो बीटा सेल्स हैं वो ज़्यादा इंसुलिन बना रहे हैं। सो इट मीन्स कि अब आप देखोगे कि ये बीटा सेल ज़्यादा इंसुलिन क्यों बना रहे हैं, क्या कोई ट्यूमर है या किसी ड्रग की प्रेजेंस में इन सेल्स की एक्टिविटी जो है वो हाई हुई हुई है। ठीक है, सो फर्दर दो ऑप्शन है, और इन केस आपका सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो आप यहाँ पे इस डायग्नोसिस को एंड कर दोगे कि इस केस में पर्सन इज हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिया इज बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन कंसंट्रेशन एंड दिस हाई इंसुलिन इज एक्सोजीनियस इंसुलिन, यानी इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक्सोजीनियस इंसुलिन को जो आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट इन केस सी पेप्टाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है विच मीन्स इसके बीटा सेल्स इंसुलिन ज़्यादा बना रहे हैं, तो फर्दर आपको इन दोनों में से अभी जो है वो क्लियर करना है कि रीज़न क्या है, ट्यूमर और ड्रग। सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रग को देखोगे कि क्या वो पर्सन कोई ऐसी ड्रग तो नहीं यूज़ कर रहा जिसकी वजह से बीटा सेल इंड्यूस हो गए और उस हाइपर इंडक्शन की वजह से वो बीटा सेल्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस करें। और इसका क्या तरीका है कि आप यूरिन के अंदर उस ड्रग के, ऑब्वियसली जब आप कोई ड्रग कंज्यूम करते हो तो उसकी कुछ क्वांटिटी, कुछ उसके एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और जो उससे एसोसिएटेड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट भी होते हैं। सो यूरिन के अंदर अगर आपको जो है वो ये ड्रग आप इसको स्क्रीन करते हो, ये मिल जाती है, तो इट मीन्स के पर्सन वाज हाइपोग्लाइसेमिक, इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया था, और वो इंसुलिन इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि उस टाइम पे वो पर्सन कोई ख़ास किस्म की ड्रग यूज़ कर रहा था जो कि इंड्यूसर थी फॉर बीटा सेल्स। बट अगर कोई ड्रग भी नहीं मिल रही आपको वो, और वो पर्सन कोई ड्रग कंज्यूम ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे चांसेस हैं कि बीटा सेल्स के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ट्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है। और ट्यूमर को फर्दर कंफर्म करने के लिए आप कुछ हार्मोन्स को, उनकी कंसंट्रेशन को क्या करते हो, चेक करते हो, कुछ फर्दर एनालाइट्स जो कि इनडायरेक्टली इस ग्लूकोज कंसंट्रेशन की वजह से कम या ज़्यादा कंसंट्रेशन को क्या करते हो, चेक करते हो। ठीक है, सो ये एक चार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हद तक डिस्कस किया था। और सेकंड एनालिसिस अब हम देखेंगे जिसमें आपके पास पर्सन हाइपोग्लाइसेमिक तो है लेकिन उस हाइपोग्लाइसीमिया का इंसुलिन कंसंट्रेशन या इंसुलिन लेवल के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इंसुलिन का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। सो अगेन सिम्टम्स से लग रहा है कि पर्सन इज हाइपोग्लाइसीमिक, आप ग्लूकोज कंसंट्रेशन मेजर करोगे, ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई आ रही है, इट मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंसुलिन चेक करोगे, बट इन दिस केस इंसुलिन की जो कंसंट्रेशन है वो इंसुलिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। ठीक है, इस केस में आपकी इंसुलिन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही बल्कि इंसुलिन प्रॉपर्ली सुप्रेस्ड हुई हुई है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो उतनी ही कंसंट्रेशन में क्या है, यूज़ हो रही है। ओके, अब अगर इंसुलिन इतनी ही कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रही है जितनी एक नॉर्मल कंसंट्रेशन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो हाइपोग्लाइसीमिया है
उस हाइपोग्लाइसीमिया की रीजंस कुछ और ड्रग्स हो सकती हैं, जिन ड्रग्स की प्रेजेंस में आपके कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन की ज़्यादा क्वांटिटी को, सॉरी ग्लूकोज की ज़्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सो इस केस में आपके पास फर्दर या तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिन्होंने, ड्रग्स ने क्या किया है, आपके ग्लूकोज अपटेक एबिलिटी को बढ़ा दी, यानी उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, उन ड्रग्स को फर्दर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है। इसलिए इन ड्रग्स का भी समहाउ ऐसा इफेक्ट है कि ये इंसुलिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ग्लूकोज अपटेक को क्या करती हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी जस्ट लाइक इंसुलिन दे वर्क लाइक एगोनिस्ट। ठीक है, रिसेप्टर को अलाउ करती हैं कि वो क्या करे, ग्लूकोज अपटेक में हेल्प करे। या फिर इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, यानी इस केस में आपके पास जो है इंसुलिन की कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो इट मीन्स के बॉडी का जो बाकी मेटाबॉलिज्म है या तो किसी ड्रग या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो क्या है, इफेक्ट हुआ हुआ। इस वजह से आपका वो पर्सन क्या है, वो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ओके, और बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगेन यहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की कंसंट्रेशन का भी जिक्र किया गया है कि बेशक इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। लाइक आपने अब यहाँ पे भी अपना डायग्नोसिस स्टेप वाइज उसी तरह लेके चलो कि पहली ऑप्शन आपके पास आती है ड्रग्स की। ठीक है, कि आप ड्रग्स को देख लेते हो कि वो ड्रग्स अगर हाई कंसंट्रेशन में कोई पर्सन यूज कर रहा है तो इसकी वजह से वो फॉर द टाइम बीइंग हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। बट इन केस कि वो पर्सन इन ड्रग्स में से कोई ड्रग भी कंज्यूम नहीं कर रहा, अल्कोहलिक भी नहीं है, उस केस में डेफिनेटली आपको अपना वो पूरे का पूरा जो डायग्नोसिस है उसको एंड तक लेके आना है। तो सेकेंड रीजन क्या हो सकती है, अगर ड्रग इनमें से कोई ड्रग कंज्यूम नहीं हो रही तो सेकंड रीजन आपके पास हो सकती है रिनल या हेपेटिक डिजीज। वी ऑल नो कि अगर आपके पास जो है लिवर की कोई डिजीज होती है तो लिवर चूंकि एक ऐसा ऑर्गन है जिसने पूरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने ये चीज देखी है ना कि जब भी आप फूड का इनटेक करते हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट से सबसे पहले वो फूड कहाँ तक आती है, लिवर के पास आती है। और लीवर डिसाइड करता है कि इसमें से कितना ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाएगा, कितना ग्लूकोज बाकी सेल्स तक जाएगा। सो सम टाइम लिवर डिजीज की वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है, बिकॉज लिवर वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ एनी ड्रग आप कह लो या एनी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से उसके सेल्स की जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। सो हेपेटिक डिजीजेस के रिस्पॉन्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और सेकंड आपके पास रिनल डिजीज हो सकती है जिसमें किडनी के सेल्स क्या हैं कि वो एबनॉर्मली ग्लूकोज को रिलीज करना शुरू कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इन ग्लोमेरुलर सेल्स या फिर ट्यूबुलर सेल्स, जिसकी वजह से आपके जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रहती। सो ये सेकेंड रीजन हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, इवन आपके पास जो है ये सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसके बाद आपको मजीद देखना पड़ता है कि क्या बॉडी के अंदर बाकी हार्मोन्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, बिकॉज समटाइम्स देर आर सम हार्मोन्स जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से या फिर कॉर्टिसोल्स की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने की वजह से जो ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है वो बहुत एग्रेसिवली इफेक्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास अगर किडनी और लिवर ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं तो आपको हार्मोनल स्टेटस चेक करना है। और अगर आपके पास इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल आ रही है तो फिर अब आप स्पेसिफिकली उन हार्मोन्स की तरफ जाओगे विच हैव इंसुलिन लाइक इफेक्ट। यानी पहले आपने ओवरऑल सब हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को चेक किया और उसके बाद स्पेसिफिकली आप उन हार्मोन्स को चेक करोगे जो कि इंसुलिन लाइक एक्टिविटीज शो करती हैं। इन केस आपके पास इन सब हार्मोन्स की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल आ रही है, उनमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उस केस में आपके मेटाबॉलिज्म में किसी जगह पे फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, अमाइनो एसिड, इनके जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको क्लियर करने के लिए फिर आपको डिटेल बायोकेमिकल एनालिसिस करना पड़ता है। डिफरेंट फ्यूल ऑक्सीडेशन से एसोसिएटेड पाथवेज को, उनके इंजाइम्स को टेस्ट करना पड़ता है और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको डायग्नोज करना समटाइम्स मुश्किल, समटाइम मिसडायग्नोसिस और समटाइम आपके पास डायग्नोज ही नहीं हो पाता कि एक्चुअली उस हाइपोग्लाइसीमिया की रीज़न क्या थी।
अब हम चलते हैं और इस सिग्नलिंग पाथवे को पहले देख लेते हैं। पहले मैं ये चीज़ क्लियर करवाती हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि जब से हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया तो हम ग्लूकोज और इंसुलिन के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हाई होती है, तो इस हाई ग्लूकोज कंसनट्रेशन के रिस्पॉन्स में आपके जो पेंक्रियाज हैं, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, वो क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं? इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस सिग्नलिंग पाथवे को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स बच्चों को इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके जो पेंक्रियाज के सेल्स हैं उनको कैसे पता चलता है कि दिस इज़ द टाइम जब उन्होंने इंसुलिन को रिलीज करना है। ठीक है, सो इंसुलिन सिक्रीशन का जो सिग्नलिंग पाथवे है, इसको एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। अब सपोज आप वेल फेड स्टेट में हो, आपने अभी रिसेंटली एक हैवी मील लिया है, इट मीन्स कि आपने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया है। ठीक है, और इस केस में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वहाँ से लिवर तक जाने के लिए मीडियम जो यूज़ हो रहा है दिस इज़ ब्लड। सो इट मीन्स के हैवी मील के बाद आपके पास जो है वो लिवर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इस प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, हाई प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ये आपके पास बीटा सेल है, और बीटा सेल के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड है। इनमें ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर की वो टाइप है GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स, जो कि ऑल द टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि जैसे ही आपकी ग्लूकोज कंसंट्रेशन एक्सीड हुई तो वो ग्लूकोज डायरेक्टली इन सेल के अंदर एंटर हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ऑब्वियसली ये इंसुलिन रिलीज करेंगे और दूसरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, बट इटसेल्फ इंसुलिन को रिलीज करने के लिए इन सेल्स के अंदर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स का होना ज़रूरी है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है, बिकॉज इंसुलिन यहाँ पे बन रही है। अगर यही इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे तो फिर तो इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते। ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है, और एंटर होने के बाद यहाँ पे पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज 4, जिसे आप ग्लूकोकाइनेज भी कहते हो। And there is a huge difference between normal hexokinase and hexokinase 4, जिसको आप क्या कहते हो? ग्लूकोकाइनेज। आपकी बॉडी के कुछ ही सेल्स हैं जिनके ऊपर ये हेक्सोकाइनेज 4 या ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है, जिनमें एक लिवर सेल है और एक यहाँ पे मैंने पैंक्रियाटिक बीटा सेल बताया। बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं यूज करते हैं, उनमें हेक्सोकाइनेज की टाइप 2 प्रेजेंट होती है, जिसको आप सिंपली हेक्सोकाइनेज कहते हो। यानी ग्लूकोकाइनेज लिवर और उसके बाद मैं यहाँ पे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में कह रही हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वाई इन सेल्स में ये ग्लूकोकाइनेज क्यों प्रेजेंट है? लिवर और पैंक्रियाज दोनों सेंस करते हैं हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। यहाँ पे मैं एक तरफ मसल सेल की भी एग्जांपल दे देती हूँ, जिससे आप लोग ज़्यादा इजीली जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि पैंक्रियाज और लिवर के अंदर आपके पास जो ग्लूकोज के ऊपर वर्क करने वाला पहला एंजाइम है, जब भी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले उस ग्लूकोज के ऊपर वर्क करने वाला जो एंजाइम है दिस इज हेक्सोकाइनेज। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर ये हेक्सोकाइनेज इस ग्लूकोज के ऊपर एक्ट ना करे तो ग्लूकोज सेल से बाहर वापस भी जा सकता है इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू। फौरी तौर पे पहले स्टेप के अंदर इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिकॉज फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड आर चार्ज्ड, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकते। फॉस्फोराइलेशन करवाने का क्या मकसद होता है कि ग्लूकोज इसी सेल के अंदर रहे, वो इस सेल से बाहर ना आ जाए और यहाँ पे किसी भी वो फंक्शन में आगे यूज हो सकता है। सो दिस इज ग्लूकोज 6 phosphate in liver, glucose 6 phosphate in pancreas, and glucose 6 phosphate in muscle. Now,
ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस इज ग्लूकोज, जो कि सेल के अंदर एंटर हुआ है, एंड देयर इज एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जो कि क्या करता है, एटीपी से एक फॉस्फोराइल ग्रुप को उठाता है। ठीक है, एटीपी में 3 फॉस्फोराइल ग्रुप है, उसमें से एक फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। लाइक अगर इसको मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो इस केस में एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, ग्लूकोज की 6 कार्बन के, और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सो दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, हेक्सोकाइनेज। नाउ हेक्सोकाइनेज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से मैं 2 फॉर्म्स आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन डिफरेंट सेल्स के अंदर इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और टोटल आपके पास जो है वो 4 फॉर्म्स हैं। एक तरफ मैं हेक्सोकाइनेज 4 लिख रही हूँ और दूसरी तरफ हेक्सोकाइनेज 2। अब नॉर्मल सेल्स जो आपके हैं, जैसे मसल सेल्स, इसके अंदर ये काम करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जो एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करवा रहा है, ये कौन सा एंजाइम करवा रहा है, सिंपल हेक्सोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज 2। लेकिन लिवर और मसल के अंदर यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाना, ये रिएक्शन कैटालाइज करवा रहा है एक डिफरेंट फॉर्म में हेक्सोकाइनेज, एंड द नेम ऑफ दिस हेक्सोकाइनेज इज ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। ओके, इसी रिएक्शन को सपोज इस टाइम पे ये रिएक्शन हो रहा है मसल में, और इसी रिएक्शन को मैं नीचे लिख लेती हूँ एग्जाम्पल लेते हुए, किसकी, लिवर की या पैंक्रियाज की। अगेन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय सेम मैकेनिज्म। अच्छा, अब इन दोनों एंजाइम्स में डिफरेंस क्या है। हेक्सोकाइनेज की जो Km वैल्यू है, दिस Km वैल्यू इज लो, यूजुअली 0.2 मिलीमोलर। ठीक है, और ग्लूकोकाइनेज की Km वैल्यू हाई है। अभी शायद आप लोगों में से जिन बच्चों ने एंजाइमोलॉजी नहीं पढ़ी, उन लोगों के लिए इस टर्मिनोलॉजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में बताती हूँ कि Km वैल्यू सिंपली आपके पास एफिनिटी है कि कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर वो रिएक्शन होगा। ठीक है, सो हेक्सोकाइनेज हैज लो Km वैल्यू, विच मीन्स कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी, अब अगर लिवर मसल सेल में ग्लूकोज आता है और उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है, इवन एक मॉलिक्यूल है, तो इस लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन पे भी आपका हेक्सोकाइनेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा और प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, जो कि आगे सेल के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। यानी सेल इवन लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन में भी उस ग्लूकोज को कंज्यूम करते हुए एनर्जी बना सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बट लिवर और पैंक्रियाज के केस में जो आपके पास एंजाइम है, दिस इज ग्लूकोकाइनेज, एंड दिस ग्लूकोकाइनेज हैज वेरी हाई Km वैल्यू। इट मीन्स कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वेट करेगा तब तक जब तक ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई ना हो जाए सेल के अंदर। ठीक है, सो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन के ऊपर इससे पता चलता है कि ओके देयर इज इनफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से प्लाज्मा होमियोस्टेसिस मेंटेन रहेगा। यानी आप लोगों से मैंने एक दफ़ा ये चीज़ शायद डिस्कस की थी कि लिवर के सेल्स ग्लूकोज के अलावा फैट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है तो लिवर सेल ग्लूकोज को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसे उसे स्पेयर कर देंगे फॉर मसल, फॉर अदर सेल्स ऑफ बॉडी, फॉर ब्रेन, यानी खुद कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इसी तरह से पैंक्रियाज के सेल्स जो है वो इंसुलिन लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन पे रिलीज नहीं करेंगे,
वो वेट करेंगे जब तक उन्हें ये चीज़ कंफर्म ना हो जाए कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन के ऊपर वो ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवा के उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है वो हमेशा ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं या ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं ओनली व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्लाज्मा। समझ आई ये बात? जी बच्चों, आयशा, जाहिर, शाहजारा। यस सर, समझ आ गई। ओके, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले एंजाइमोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो इसलिए मैं ये चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो ईजी करके बता रही हूँ। मैम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, ओके। तो फिर ये आपका जो केएम वाला पॉइंट है ना, ये आपने वहाँ पे भी इसको देखना है। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब लिवर यहाँ से पेंक्रियाज सेल के अंदर, पेंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज की काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है, तो ये ग्लूकोकाइनेज इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बना देता है, यानी एटीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और ये तब होगी जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। सो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन पे ये कंज्यूम करेगा सेल इस ग्लूकोज को, उस ग्लूकोज से क्या करेगा, एटीपी बना देगा। अब जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी ये एज एन इनहिबिटर एक्ट करता है और यहाँ पे एटीपी गेटेड पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। आपको पता है कि नॉर्मली ये पोटाशियम चैनल सोडियम चैनल के साथ मिलके मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी जैसे ये चैनल ब्लॉक होंगे तो आपके पास यहाँ पे पोटाशियम की जो नेट आउटवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन। सो हाई एटीपी कंसंट्रेशन मींस मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन और इस डीपोलराइजेशन के रिस्पॉन्स में आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की, उसमें दो तरह के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कुछ मॉलिक्यूल्स कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको आप कहते हो लाइगेंड गेटेड चैनल्स, यानी कोई लाइगेंड बाइंड करता है, जैसे यहाँ पे लाइगेंड एटीपी है, एटीपी बाइंड करता है और एटीपी इसकी जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी ये ब्लॉक हो जाएंगे एंड इन दी एब्सेंस ऑफ एटीपी ये ओपन हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपके कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं विच आर वोल्टेज गेटेड, जिनके गेट्स जो हैं वो वोल्टेज की बेस पे ओपन या क्लोज होते हैं, यानी जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो ये ओपन हो जाएंगे और जब वापस रीस्टोर करेगी, वापस पोलराइजेशन स्टेट में आएगी तो तब ये क्लोज हो जाएंगे। So by blocking this potassium channel, membrane depolarization induce हुई and this membrane depolarization will open this voltage gated calcium channel, जिसकी वजह से सेल के बाहर से आपके पास जो कैल्शियम है ये क्या होना शुरू हो जाता है, इसका इनफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम एंटर होना शुरू हो जाता है। इस एक्सटर्नल कैल्शियम के अलावा वी ऑल नो कि हमारे पास बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम स्टोर होता है। सो इस केस में हाई एटीपी कंसंट्रेशन ना सिर्फ एक्सोजीनियसली कैल्शियम को इनटेक करवाता है बल्कि उसके साथ साथ आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसको भी रिलीज करवा के साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और एक दफा सेल के अंदर साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो ऑलरेडी आपकी जो सिंथेसाइज्ड इंसुलिन है, अब देखिए इंसुलिन पहले से बनी पड़ी हुई थी, सिर्फ इंसुलिन ने रिलीज होना था, इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होनी थी। तो उस एक्सोसाइटोसिस को किसने इनिशिएट करवाया, ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज जैसे ही आया एटीपी बना, एटीपी की प्रेजेंस में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुए एंड हाई इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, हाई साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इस ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड इंसुलिन के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको सेल से बाहर क्या करती जाएगी, एक्सक्रीट करती जाएगी। सो दिस इज हाउ कि जब आपके ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल भी इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज दिस हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन उसके अंदर इस तरह से इस सिग्नलिंग पाथवे को क्या करती है, इनिशिएट करती है। ठीक है, तो अब अगर कभी आपसे ये पूछा जाए
कि क्यों हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होती है, तो आप ये पूरा सिग्नलिंग पाथवे बड़ा जो है ना आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने इस पाथवे को भी देख लिया कि इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक में कैसे हेल्प करती है। GLUT4 ट्रांसपोर्टर वाला पाथवे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो अब ग्लूकोज के अलावा मैंने आपसे कहा था कि बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ जो लिंक्ड डिजीजेस हैं उनको भी हम एक बार देखेंगे, और उसमें किस तरह से आपके पास जो है वो किस रीज़न की वजह से ये डिजीजेस होती हैं ये भी एक बार पिन पॉइंट करेंगे। सो जो सेकंड डिजीज़ है दिस इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर कोई ऐसी एक रीज़न है जिसमें वो डायसेक्राइड लैक्टोज को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती, इसकी इनटॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। और इस इनटॉलरेंस की रीज़न क्या है? इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। यानी अब जो हम डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर आपके पास जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इससे पहले ग्लूकोज तो आपने देखा ना कि आपकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती है, बट सम टाइम कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें एक आपके पास है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मली एक लैक्टोज है विच इज़ अ डायसेक्राइड, जो कि एक्चुअली जब हम कोई मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ऐड होता है। एंड वी ऑल नो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लड वेसल्स में जाने के लिए आपकी चाहे कोई डायसेक्राइड है चाहे कोई पॉलीसेक्राइड है उसे पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट होना है। ठीक है, सो एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ लैक्टेज जो कि रिक्वायर्ड है इन दो शुगर्स के दरमियान जो कि लैक्टोज में प्रेजेंट है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, इनके दरमियान ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लैक्टेज। अगर तो ये प्रेजेंट है तो बड़े आराम से आपका ये ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ग्लैक्टोज सेपरेट हो जाएगी, ग्लूकोज सेपरेट हो जाएगी और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाएगी। बट इन केस ये इंजाइम अवेलेबल नहीं है, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे आप लोगों को सिंबल नजर आ रहा है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन केस लैक्टेज एंजाइम इज डेफिशिएंट, ये अवेलेबल ही नहीं है, बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ एनी इनहेरिटेड डिसऑर्डर। सो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कि ये वाला पाथवे तो ब्लॉक हो गया, आपका लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। लाइक अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लैक्टोज है नॉर्मली इसने यहाँ से ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट होके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इसमें कन्वर्ट होके इसने ब्लड के अंदर ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना था ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बट ऑब्वियसली जब ये इसमें कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा और वी ऑल नो कि डायसेक्राइड तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकती, सो इससे क्या होगा कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ये लैक्टोज किस में ऐड हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये अनडाइजेस्टेड आ जाएगा, और जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं इस डायसेक्राइड को मज़ीद उसको क्या कर देते हैं? फर्मेंट कर देते हैं, यानी उसको लैक्टेज की एब्सेंस में ही उसके कार्बन स्केलेटन को ब्रेक करते हुए उससे अपनी एनर्जी नीड के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया उसको यूज़ करते हैं, उसकी फर्मेंटेशन करवा देते हैं, और उस फर्मेंटेशन के रिस्पॉन्स में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो नॉर्मली इन इंडिविजुअल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी ये मिल्क या मिल्क कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद इनमें डायरिया, ब्लॉटिंग, डिहाइड्रेशन ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल एक्शंस, कि बैक्टीरिया जब यहाँ पे इनको फर्मेंट करते हैं, लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, तो उस फर्मेंटेशन के रिस्पॉन्स में गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि ऑब्वियसली ब्लॉटिंग करवाएंगी। और डायरिया और डिहाइड्रेशन क्यों होता है? बिकॉज इस केस में ये उस लैक्टोज को स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 2 और 3 फ्रेगमेंट जो आपके पास जो है वो कार्बन स्केलेटन उसमें ब्रेक करते हैं। इट मीन्स कि इसमें सल्यूट कंसनट्रेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसनट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं। एंड वी ऑल नो कि जितनी सल्यूट कंसनट्रेशन किसी कंपार्टमेंट में होगी वाटर उतना ही उसकी तरफ जो है वो विथड्रॉ होगा। सो बॉडी जो प्लाज्मा है वहाँ से वाटर मैक्सिमम अमाउंट में एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा जो कि अल्टीमेटली डायरिया और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन करवा देगा। ठीक है, सो लैक्टोज इंटॉलरेंस आपके पास ये कॉम्प्लिकेशंस किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती है।
क्लिनिकली आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हो? ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि एक तो ये आपके पास है कि मिल्क वो पर्सन कंज्यूम करेगा और उसके बाद अगर ये सिम्टम्स आती हैं तो इट मीन्स कि ये आपके पास एक क्वालिटेटिव सा टेस्ट है कि इस केस में वो पर्सन जो है वो हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंट। बट अगर आपने उसकी स्पेसिफिकली देखनी है कि एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं तो उसके लिए आपको इम्यूनो एसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन चेक करनी पड़ेगी। देन सेकेंड थर्ड जो आपके पास शुगर है विच इज़ फ्रुक्टोज, इसकी इंटॉलरेंस भी हो सकती है और यहाँ पे भी अगेन आपके पास ये बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स जो कि इस फ्रुक्टोज को नॉर्मली मेटाबोलाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लाइक ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है फ्रुक्टोज का कि जब फ्रुक्टोज आपकी डाइट में है तो वो सेल के अंदर जाके किस तरह से मेटाबोलाइज होती है, और ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई एक एंजाइम भी एब्सेंट है तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो सकती है। ठीक है, सो जस्ट लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भी जब अपने टारगेट सेल के अंदर एंटर होता है तो वहाँ पे जाके सपोज ये अगर लिवर सेल है तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस केस में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें एक चीज़ कही थी कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अलावा जो बाकी शुगर्स हैं वो जब लिवर सेल्स के अंदर जाती हैं तो या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, और या फिर वो एनी ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी उसी पाथ के अंदर जिसमें ग्लूकोज नॉर्मली जाता है ग्लाइकोलिसिस, या तो उस पाथ में एंटर हो जाती हैं, उसके किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होती हैं, और या फिर ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी देख सकते हो कि फ्रुक्टोज, जैसे ही आपने फ्रुक्टोज ऑब्वियसली जो टेबल शुगर है सुक्रोज उसके थ्रू आपके ब्लड सैंपल में आती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एक एंजाइम है सुक्रेज जो कि इस डायसैकेराइड को ब्रेक करता है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अलग है और फ्रुक्टोज क्या करती है, फ्रुक्टोज जब सेल्स के अंदर आती है तो पहला एंजाइम जो कि यहाँ पे एक्ट करता है दिस इज फ्रुक्टोकाइनेज विच इज सिमिलर टू हेक्सोकाइनेज, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये 6 की बजाय फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करवाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी के एक्सपेंस पे फ्रुक्टोज कन्वर्ट होगी इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट, और बाद में आपके पास दिस 6 कार्बन कंपाउंड इसकी क्लीवेज के थ्रू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ट्राइओसिस, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, और ये दोनों इंटरमीडिएट ग्लाइकोलिसिस के। तो आगे ग्लिसरल्डिहाइड भी ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ऐड हो जाता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी। सो इट मीन कि अगर तो ये रूट और इसमें यूज होने वाले एंजाइम्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। बट इन केस आपके पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग एंजाइम है जिन्होंने फ्रुक्टोज को इन इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट करना है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं, दो एंजाइम्स, अगर ये जेनेटिकली एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, इनकी डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज कंज्यूम नहीं होगा बल्कि एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिस प्रॉब्लम को आप क्या कहते हो, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो इस केस में आपके जो ब्लड सैंपल हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई रहती है बिकॉज उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो अवेलेबल नहीं। ठीक है, और बिल्कुल फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की तरह या फ्रुक्टोसीमिया की तरह आपके पास ग्लैक्टोसीमिया है विच मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लैक्टोज इन ब्लड। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट लाइक फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में एंटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए से कुछ एंजाइम्स चाहिए, और वो कौन से एंजाइम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लैक्टोकाइनेज जो कि इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा के इससे ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। देन आपके पास यूरिडाइल ट्रांसफेरेज है जो कि सिंपली यूडीपी ग्लूकोज और यूडीपी ग्लैक्टोज के दरमियान इस यूडीपी ग्रुप को एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, तो इस यूडीपी ग्रुप को जो कि प्रीवियसली ग्लूकोज के साथ था उसको अटैच करवा देता है ग्लैक्टोज के साथ, और जो फॉस्फेट ग्रुप प्रीवियसली ग्लैक्टोज के साथ था उसको अटैच करवा देता है विद ग्लूकोज। ठीक है, सो
गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है यूडीपी गैलेक्टोज में, और यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एंड दिस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय यूजिंग वन ऑफ द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट हो सकता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी ये एक नॉर्मल पाथवे है जिसके थ्रू आपका गैलेक्टोज किस में एंटर हो रहा है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर। लेकिन अगर अगेन यहाँ पे भी आपके पास जो पहला एंजाइम है या दूसरा एंजाइम, वो एंजाइम जिन्होंने मैनेज करना है, जिन्होंने ऐड करना है गैलेक्टोज को ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास गैलेक्टोज जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और ना सिर्फ ब्लड के अंदर बल्कि आपको गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन यूरिन सैंपल में भी मिलेगी। ठीक है, सो ब्लड गैलेक्टोज कंसंट्रेशन तो हाई होगी, बट ऑब्वियसली अगर ब्लड से वो किसी सेल के अंदर कंज्यूम नहीं हो रहा, तो इस केस में पर्सन के यूरिन के अंदर भी ये शुगर ऐड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इस केस के लिए आप लोग अगेन यूरिन सैंपल को ब्लड सैंपल के साथ रिलेट करते हो, और डिफरेंट जो रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करते हो, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, उनको परफॉर्म करते हुए यूरिन सैंपल पे आप चेक करते हो कि आपके यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर्स यानी मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ कार्बोहाइड्रेट से लिंक्ड डिजीजेज आती हैं जिनको आप कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। ठीक है, कि लिवर सेल्स या मसल सेल्स के अंदर वी ऑल नो कि ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ग्लाइकोजन वहां पे जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर स्टोर हो रहा है, जो कि जरूरत पड़ने पर स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, और उस ग्लूकोज को रिलीज करवाने के पीछे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेप पे आपके पास ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो इट मीन्स के ग्लाइकोजन सेल के अंदर स्टोर ही रहेगा। स्टार्वेशन में इसने कन्वर्ट होना था ग्लूकोज में, बट अगर इस मल्टी इंजाइमेटिक पाथवे में किसी एक स्टेप पे भी एंजाइम जो है वो या तो एब्सेंट है या म्यूटेटेड है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। उस केस में ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इन डिजीजेस को आप कहते हो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, जो कि डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के आगे इसकी टाइप मेंशन है, और इसको मैंने आगे इंग्लिश भी किया है, ये टेबल यहाँ पे मैंने आगे जो है वो ऐड किया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स, उनके कॉमन नेम्स, और उसके पीछे जो मेन एंजाइम है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है वो मैंने हाईलाइट की है। सो इसको आप ओवरऑल इस डायग्राम से देख लो, और उसके बाद टेबुलर फॉर्म से आप लोग इसको कंपेयर कर लो। लाइक अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखो तो ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लाइकोजन, जो कि पहले आपके पास किसी ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर है इन लाइसोसोम। सो पहला एंजाइम जिसने उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है, ग्लाइकोजन के उस बिग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, और उसमें जो आपके पास यहाँ पे ब्रांचेस हैं उनको ब्रेक करना है, उसके लिए आपको डिफरेंट एंजाइम चाहिए होती हैं, विच आर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेजेस, जो कि यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो ग्लूकोज के दरमियान प्रेजेंट है उसको टारगेट करते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम इसमें म्यूटेशन है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर ही रहेगा, बिकॉज उसके बॉन्ड्स ही ब्रेक नहीं हो रहे, और अगर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज टाइप 2 डिजीज। ठीक है, तो टाइप 2 डिजीज में आपके पास जो लाइसोसोमल, अब मैंने यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम की बात की है। ठीक है, ये जो आपके पास अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, ये लाइसोसोम में भी प्रेजेंट है और इसके अलावा साइटोसोल में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास लाइसोसोमल एंजाइम अगर म्यूटेटेड है, लाइसोसोमल एंजाइम में डेफिशिएंसी है, तो उस केस में जो आपके पास डेवलप होगी डिजीज, दिस इज टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन को फर्दर ब्रेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट एंजाइम है। ये अगर ग्लाइकोजन ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है साइटोसोल में, तो आप देख सकते हो कि इस ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बट इन एडिशन टू दिस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड आपके पास यहाँ पे ब्रांचेस भी हैं।
ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि डी ब्रांचिंग एंजाइम्स हैं, जैसे यहाँ से आप अगर इस पाथवे को स्टार्ट करते हो फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो आप देखते हो कि दिस इज लिवर फॉस्फोराइलेज, यानी ऐसा एंजाइम, यहाँ पे आपने देखा लाइसोसोमल ग्लाइकोसाइडेज जिसने अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया, और जो साइटोसोलिक ग्लाइकोसाइडेज है इसको आप फॉस्फोराइलेज भी कहते हैं। और इसका जो क्लीवेज मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, उसी तरह से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना जैसे यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज ने किया। तो इन दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपके पास यहाँ पे जो क्लीवेज की केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शन बिल्कुल सेम है लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट। सो लिवर फॉस्फोराइलेज यहाँ से इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, इसी तरह से मसल में जो फॉस्फोराइलेज है वो भी इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। देन आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम है जो कि ब्रांच पॉइंट्स को रिमूव करवाता है। उसके बाद आपका जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है, अल्टीमेटली वो इस तरह से सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बट अगेन आपके पास अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों एंजाइम्स में कोई म्यूटेशन आई तो ग्लाइकोजन चूंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इट मीन्स कि इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी। इसी तरह से अगर आपके ये दोनों एंजाइम्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो बाकी प्रोसेस है उसमें आप देख रहे हो कि कोई दूसरा एंजाइम भी इफेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ से आप देखते हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज की फॉर्म में ये लिवर से बाहर रिलीज होगा। तो बेशक ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाले, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज ये म्यूटेटेड है, ये डिफेक्टिव है। या इस केस में आपके पास एक और प्रॉब्लम भी हाईलाइट की गई है कि ग्लूकोज का वो ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू ग्लूकोज ने निकल के बाहर जाना है, प्लाज्मा में जाना है, ये ट्रांसपोर्टर इफेक्टेड है। तो इस केस में भी आपके पास ग्लाइकोजन स्टोर रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके बाहर नहीं जा रहा सेल से, तो सेल के अंदर जितनी देर ये ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई रहेगी, सेल इसको वापस किस में कन्वर्ट करवा देगा, ग्लाइकोजन में, बिकॉज ग्लूकोज ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं हो सकता, ये सेल की ऑस्मोलैरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इधर से आप लोग इन डिफरेंट एंजाइम्स को देख सकते हो, और हर एंजाइम के साथ उसकी टाइप भी गिवन है कि अगर इस एंजाइम में म्यूटेशन हुई तो दिस विल प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज।